एक साल बाद का 30,000 इस आज के 26,790, 2 साल बाद का 20,000 इस आज का 5940, 3 साल बाद जो 30,000 मिलेगा उसके आज के हिसाब से वैल्यू बनती है 21,360। और हमने डिस्काउंटिंग किस रेट पर करी है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना जिस पर हमने डिस्काउंटिंग करी है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास पीछे पैसे बच जाएंगे। तो देखो प्रोजेक्ट पैसे का कैसे कमाएगा कि प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस को आपने जितना देना है उनको उसका रिटर्न देने के बाद भी आपके पास प्रॉफिट बचना चाहिए ना, तो बिल्कुल बच रहा है। उनको रिटर्न देने के बाद भी आपके पास 24,390 का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा अर्न करेगा। दोबारा सुन लें, हमने डिस्काउंटिंग करी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो डिस्काउंट, ये प्रेजेंट वैल्यू को आप डिस्काउंटेड वैल्यूज भी कहते हैं। तो डिस्काउंटेड वैल्यूज हमारे पास ये आ रही हैं सारी, राइट। सो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आई 24,930। व्हाट दैट मीन्स इज कि जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंटिंग करी है उसके बाद भी प्रोजेक्ट के अंदर वैल्यू बचती है, उसके बाद भी प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल होगा। दैट मीन्स हमारे प्रोजेक्ट जो है हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा अर्न करके दे रहा है। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो हमारी जो प्रोजेक्ट जो है वो हमें 12% से ज्यादा कमा के देगा। कुछ भी 13, 14, 15, 18, 20, 25, अभी वो कितना वो नहीं हमें पता, लेकिन एनपीवी से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे जो रिटर्न जनरेट करेगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न जनरेट करेगा। ठीक है बेटा, तो ये बात हमने सीख ली कि जब भी एनपीवी पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? इसका मतलब सिंपली ये है कि प्रोजेक्ट आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। आपने आंसर इसी तरह लिखना होगा। ठीक है बेटा, जरा मुझे चैट पे बताइएगा बात समझ आ गई बच्चों, जल्दी से। ओके, क्लियर का मैसेज लिखना बेटा एक जल्दी से, एवरीवन प्लीज। ओके, क्लियर का मैसेज लिख दें, और अगर नहीं समझ आया तो बेटा दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। जल्दी से बेटा, क्विकली क्विकली क्विकली, आज वैसे भी सिंगल पीरियड है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हरी अप। हरी अप, 2-3 बच्चे रह गए बेटा। 2 स्टूडेंट्स स्टिल लेफ्ट। बेटा अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछेंगे, ओके? ये आवाज नहीं आ रही मेरी। ठीक है, राबिया जरा माइक पे आ जाओ मेरे साथ। जी सर। देखो देखो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंटेड वैल्यूज ही बोलते हैं ना, क्योंकि आपका 30,000 डिस्काउंट हो गया 26,790 बन गया आज के हिसाब से, राइट? अच्छा, हमने डिस्काउंटिंग किस रेट पर करी है? हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंटिंग करी है, राइट? यस, 0.1 0.12 ना, 12%। तो 12% पे डिस्काउंट करने के बाद भी वैल्यूज हमारे पास प्लस वैल्यू बच रही है, पॉजिटिव वैल्यू बच रही है एनपीवी की। इसका मतलब है कि 12% में जब आपने डिस्काउंट कर दिए तब भी पीछे प्रॉफिट बच रहा है आपके पास प्रोजेक्ट में। दैट मीन्स आपके 12% पूरी पूरी कवर हो रही है आराम से, और फिर भी पैसे बच रहे हैं आपके पास। बात समझ आई? जी सही, थैंक यू सर। You're welcome। तो इसका मतलब हम 12% से ज्यादा कमा रहे हैं ना, 13, 14, 15, 18, 20, कुड बी एनीथिंग। अभी वो कितना परसेंट है वो हमने निकालना सीखना है अभी, लेकिन एनपीवी हमें ये बताएगा पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल सुकून से कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है बेटा? जी सर, ठीक। ओके ओके, ऑलराइट जी। अब जरा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनपीवी भी देख लेते हैं जरा क्विकली। टेक्स अकाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, ऑफ कोर्स इसमें सबसे पहला काम हमने किया ये डिस्काउंटेड वैल्यूज को लिया है। टेक्स अकाउंट ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 5 साल की तमाम वैल्यूज पे रख के हमने एनपीवी देखा है, ये नहीं कि पे बैक की तरह बस 2-3 साल में रुक गए जब रिकवरी हो गई तो। अगेन वही जो हमने पे बैक में पढ़ा था कि कैश फ्लोज आर मोर ऑब्जेक्टिव देन द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के अंदर मोर सब्जेक्टिविटी आ जाती है बिकॉज अकाउंटिंग पॉलिसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, नाउ द डिसएडवांटेजेस, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पे बैक से, ज्यादा ख्वारी है इसके अंदर, पे बैक ज्यादा सिंपल था। ठीक है, अच्छा जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो जरा मुश्किल हो जाएंगे इसके अंदर असेस करना, क्योंकि अगर तो 3, 4, 5, 7 साल वाला प्रोजेक्ट है ना फिर भी समझ में आता है। अब प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। इनफैक्ट जो फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, जो प्लांट लगाए जाते हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही होती है 20-25 साल।
अब जितना ज्यादा लॉन्ग पीरियड के ऊपर आप एस्टिमेशन करोगे ना, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी एस्टिमेशन, क्योंकि इट इज इजियर टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन 2, 3, 4 years डाउन द लेन देन व्हाट विल हैपन 7, 8, 10 years और 20 years डाउन द लेन। तो जितने ज्यादा डिस्टेंट कैश फ्लोज होते जाएंगे, जितना ज्यादा प्रोजेक्ट की लाइफ होती जाएगी, उतना ज्यादा जो है मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि करीब का फ्यूचर एस्टिमेट करना आसान है, दूर का फ्यूचर एस्टिमेट करना मुश्किल है। 20 साल पहले किसको पता था कि स्मार्टफोन्स आ जाएंगे? 20 साल पहले किसको पता था कि अमेजोन और अली एक्सप्रेस जो है ना, पूरी दुनिया की जो है सप्लाई चेन को एक नया रुख दे देंगे? 20 साल पहले किसको पता था कि जो कैमरामैन हेलीकॉप्टर में बैठ के जो है वो खबरों की शूटिंग करता है, उसके लिए उसकी सारी जॉब, हेलीकॉप्टर वाला भी गया और कैमरामैन भी गया, एक ड्रोन आ जाएगा? तो नहीं पता होती है 20, मतलब हाँ कुछ चीजें कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है जरा उसको एस्टिमेट करना। तो ये बात है, ठीक है। और ये जो हमने एक बात करी है ना यहाँ पे, कि जो डिस्काउंटिंग हमने करी है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर करी है, राइट। अब एक और इशू ये है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको तो प्लेट में रख के दे दिया 12%, ये इतना आसान नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि इंटरेस्ट रेट, अगर आप इकोनॉमिक्स की न्यूज पाकिस्तान में स्टडी करते हैं तो 1 साल पहले 12% था, जो कि कम होता 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 अब 7% है, 7% पे आ गया। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इकोनॉमी चलती है ज्यादा, क्योंकि फिर आपको लोन सस्ता पड़ता है। और अगर मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल दूं, 10% प्रोजेक्ट का रिटर्न है, पहले 12% अगर इंटरेस्ट रेट था तो कोई भी नहीं करेगा उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि 100 रुपए कमाओगे, 100 रुपए लगाओगे लोन पे लेके, तो 10 रुपए कमाओगे और 12 रुपए तो बैंक ही ले जाएगा आपका, तो कहाँ फीजेबल है। लेकिन 7% पे वही प्रोजेक्ट अब फीजेबल हो गया। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी वेरी होती है टाइम के साथ साथ। अब ये चीजें, ये तो नहीं है ना कि 5 साल तक ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पे बहुत वेरिएंस आता है, 4 साल पहले ये दोबारा 6-7% पे था, फिर 12% पे गया 4 साल के अंदर, फिर दोबारा 7% पे आया। ये जो इतनी ज्यादा वेरिएंस होती है ना, ये इन्वेस्टर को भगा देती है। इसलिए हमारे मुल्क के अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता, या तैयार होता तो वो रिटर्न बहुत ज्यादा मांगता है, ताकि उसके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो कि यार अगर ये चीजें बढ़ भी जाएंगी ना तो इतना मसला ना हो। तो जितनी अच्छा, एक तो मैंने छोटी सी आपको ये एग्जांपल दी, प्लस इसके अंदर इन्फ्लेशन की वर्किंग, प्लस इसके अंदर टैक्सेशन की वर्किंग कैसे होती है। सीए और एसीसीए के अंदर जो लास्ट आपका जो होगा ना सब्जेक्ट, एसीसीए में तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से प्रोफेशनल स्टेज में, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के ऊपर पूरा एक यूनिट डेडिकेटेड है, 4 चैप्टर्स, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाए। तो इतना आसान नहीं होता भाई ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्टिविटी इसके अंदर काफी सारी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। तो ये लिखा हुआ भी है बेटा, ये ऊपर लिखा हुआ है कंक्लूजन में ना, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव the project will be accepted as it is covering more than its cost of capital, यानी कि उसकी जो earning है वो cost of capital से ज्यादा है। This means that the rate of return of the project is more than its cost of capital। तो ये जो conclusion लिखा है आपके नोट्स में भी होगा, अगर आप लोग चाहें तो उसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, एक बात और समझिएगा जरा, there is an inverse relationship between the discount rate and NPV। अगर डिस्काउंट रेट बढ़ता जाएगा तो एनपीवी कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा रेट पे डिस्काउंटिंग हो रही है ना। और ये हमने कल देखा भी, कल आपने जब 20% में निकाला था तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि 12% पे 24,930 थी, वो कम होगी, कितनी रह गई? 1240 रहेगी, क्योंकि अब ज्यादा रेट पे आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो जितना हाई डिस्काउंट रेट होगा, जितनी हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, एनपीवी उतना कम आता जाएगा, क्योंकि उतनी हाई रेट पे डिस्काउंटिंग हो रही है। अच्छा, तो एक बात और समझ लें कि प्रोजेक्ट को हमेशा जब भी आपने एनपीवी कैलकुलेट करने को बोलेगा ना, तो एनपीवी मस्ट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बात भी समझ लें, एनपीवी हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही आपने करनी है कैलकुलेट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो आपको एक और डिस्काउंट रेट भी देगा। एक तो आपको वो सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल देगा 12% का, और एक और डिस्काउंट रेट भी दे देगा, फॉर एग्जाम्पल ये 20%।
ये 20% देने का मकसद कुछ और है। पहला मकसद तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एनपीवी कैलकुलेट करनी होती है ना, तो वो बोलेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 12% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% नहीं है। ये तो डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट फैक्टर के नाम से बता देगा, आपको लिख देगा जी डिस्काउंट फैक्टर 12% के इतने हैं और 20% के इतने हैं, सारे डिस्काउंट फैक्टर आपको दे देगा वो। तो आपको खुद पकड़ना होगा कि जब वो बोलेगा ना कैलकुलेट एनपीवी, तो भाई एनपीवी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैलकुलेट होती है, तो सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो ये एनपीवी कैलकुलेट करी और एनपीवी का कंक्लूजन दे दिया। अब सवाल ये कि 20% क्यों दे रहा है? तो 20% इसलिए दे रहा है कि अब हमें अपना अगला मेथड स्टडी करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या है, बेसिकली हमने यहाँ तो ये डिस्कस कर लिया कि जी 12% पे पॉजिटिव एनपीवी है, यानी कि प्रोजेक्ट का अपना रेट ऑफ रिटर्न 12% से भी ज्यादा है। अब 13 है, 14 है, 20 है, 25 है, कितना रिटर्न है ये नहीं पता हमें। अब हमें परसेंटेज टर्म में वो रिटर्न कैलकुलेट करना है प्रोजेक्ट का, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एक फॉर्मूला होता है और इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने कल कैलकुलेट कर लिए थे। 12% पे देखो एनपीवी आ रहा है 24,930, ठीक है, और 20% पर एनपीवी आ गया 1240, ये हमने कल निकाल लिया था, राइट। तो एनपीवी का बेसिक एनालिसिस तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही होगा। 24,930 के ऊपर बेसिक एनालिसिस होकर कंप्लीट हो चुका है आपका एनपीवी का। ये क्यों निकाला हमने? क्योंकि हमें आईआरआर लगाना होगा। तो थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि आईआरआर बनाने के लिए आपको 2 XY कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक XY कोऑर्डिनेट 12% पे 24,930 आ गया और दूसरा XY कोऑर्डिनेट 20% पे 1240 आ गया, ठीक है। तो ये 20% पे जो 1240 आया ये डमी एनपीवी है, सही है। इसका आपका एनपीवी एनालिसिस में कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आईआरआर के लिए इस्तेमाल होगा। तो आईआरआर का ये फॉर्मूला है, ये रहा आपके सामने, A% प्लस कैपिटल ए ओवर कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए परसेंट ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या भला है भाई? एक तो पहली बात है फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा आपको, पेपर में अक्सर नहीं दिया हुआ, तो किसी एक आध सवाल में दे दिया उसने, लेकिन जनरली वो फॉर्मूला नहीं देता। दूसरी बात है कि सिर्फ A% याद कर लो क्या होता है, बाकी खुद ब खुद याद हो जाएगा। A% है छोटा वाला डिस्काउंट रेट, तो छोटा वाला 12 और 20 में से छोटा कौन सा है? 12%। तो A% ये हो गया, तो नेचुरली दूसरा वाला B% हो जाएगा। A% के साथ जो एनपीवी है वो A है, तो B% के साथ जो एनपीवी है वो है B। तो ये आप इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये कहानी बनेगी भाई। सर कुछ पूछना था। बोले बोले बोले। सर ये डिस्काउंट फैक्टर और डिस्काउंट रेट और सर ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, वापस बता दें सर। अच्छा सुनो, सही है, देखो डिस्काउंट फैक्टर 12% भी है और 20% भी है। डिस्काउंट फैक्टर 12% भी है और 20% भी है। ये कॉस्ट उसने एक ऑफ सवाल में दिया कैपिटल, हुआ है, ये हाँ दोनों एक एक ही सवाल सवाल में में दिए देगा, हैं सर। एक, हाँ एक ही सवाल में देगा। सर ये आईआरआर भी रिपीट कर दें शुरू से, मतलब क्या चीज है? करता हूँ, अभी तो मैंने बताया नहीं यार, फॉर्मूला लगाना बताता हूँ, ठीक है। तो डिस्काउंट फैक्टर 12% भी है और 20% भी है। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? जिस रेट पर आप डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकाल रहे हैं। तो 12% पे आपने डिस्काउंट करके एनपीवी निकाली तो 24,930 बनी, और 20% पे आपने डिस्काउंट करके जब एनपीवी निकाला तो 1240 बना। ये 12 और 20% दोनों आपको सवाल में दिया हुआ होगा, ठीक हो गई बात? यामीन माइक पे रहो। जी सर। सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिटर्न है जो आप इन्वेस्टर को पे कर रहे हो। तो ओरिजिनल सवाल में जो हमने देखा था, हमने जो लोन लिया था उसके ऊपर अब इंटरेस्ट दे रहे हैं 12%, अगर तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा 12% हो गया। तो जब वो बोलेगा ना कैलकुलेट एनपीवी, तो आपने 20% पे एनपीवी नहीं कैलकुलेट करना जब वो एनपीवी मांग रहा है। तो एनपीवी हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि डिस्काउंटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करके देखेंगे प्रोजेक्ट में फिर भी वैल्यू बच रही है कि नहीं बच रही है। तो 12% में हमने डिस्काउंटिंग करी, एनपीवी पॉजिटिव आ गई 24,930, कंक्लूजन आया कि बेस्ड ऑन एनपीवी प्रोजेक्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर हो रही है। ये आपका एनपीवी का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, सही है यामीन? तो सर वो सवाल पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल देगा अलग से? हाँ लिखेगा, 12 और तो 20% अगर बता दिया, फिर आपको वो जी सर, बताएगा कि 12 और 20 में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, या तो प्लेट में रख के सीधे सीधा बोल देगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी है।
या फिर अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं लिखेगा तो एक और काम करेगा, वो आपको पूरी कहानी दे देगा। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट होते हैं, डिविडेंड होते हैं। तो बता देगा आपने लोन लिया है और लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 12% पे, बस ये कह के वो चुप हो गया। तो आपको खुद पकड़ना है 12 और 20% में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 12% है, बताएगा वो सर आपको। एनपीवी निकलेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, सही है ना सर? सही है सर। हमेशा 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 हमेशा। ओके सर, तो आपने जो सही पिछला है। सवाल करवाया था उसमें आपने हम्म। वो हेडिंग लगवाई हुई थी, उसमें डिस्काउंट फैक्टर क्यों लिखा हुआ था? मुझे क्योंकि वो आपने जो देखो, मैंने कहा ना डिस्काउंट फैक्टर 12% भी है, 20% भी है, हम्म लेकिन एनपीवी का डिस्काउंट फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। सही है। तो अच्छा यहाँ पर सही। डिस्काउंट फैक्टर, मैंने यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहीं नहीं लिखा हुआ, यहाँ मैंने सिर्फ हम्म डिस्काउंट फैक्टर लिखा है। यहाँ डिस्काउंट फैक्टर भी लिखा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लिखा है। तो सर इस सवाल में दोनों सेम ही है और उसमें और कोई दिया हुआ नहीं, इसने एक ही चीज दी हुई है। नहीं, 12 और 20 आपको सवाल, जब पेपर का सवाल आएगा तो 12 और 20 दोनों दिया हुआ होगा, लेकिन एनपीवी आपने 12% में निकालना होगा क्योंकि वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सही है सर, सही। सही है। और ये 20% ये आईआरआर के लिए सिर्फ, क्योंकि आईआरआर का फॉर्मूला लग नहीं पाएगा इसके बगैर, आपको 2xy कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। सही है सर, समझ आ गया, थैंक यू। वेलकम जी। यासिर आप भी कुछ पूछ रहे थे, समझ आ गया बेटा? यासिर ही था ना जो दूसरा पूछा था, या किसी जैद ने पूछा था? जैद। जैद जी जैद सर, आ आपने गया। आ गया ना? अभी आईआरआर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और, ठीक है? ओके, तो दोबारा से आईआरआर दोबारा से, ठीक है? दोबारा से देखो भाई, आईआरआर की अगर इक्वेशन समझे ना, ये कोई जो मैं एक्सप्लेनेशन अब दे रहा हूँ ये कोई समझना जरूरी नहीं है आपको कैम्ब्रिज के लिए, ये सिर्फ जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए बता रहा हूँ। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं है। ये जो इक्वेशन है ना, ये लाइन की इक्वेशन है, y is equals to mx plus c, y2 minus y1 over x2 minus x1 mx plus c। तो ये पूरी लाइन की इक्वेशन बन रही है अगर आप देखो तो, ठीक है भाई? तो इस इक्वेशन को अगर आपने यूज करना है तो लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स आपको दो चाहिए होता है ना, एक्स वाई, तो इसलिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। तो 12% पे तो हमने 24,930 निकाल लिया था, एक और हमें इमेजिनरी पॉइंट चाहिए होगा, ताकि जब हम लाइन बनाएंगे तो फिर लाइन की इक्वेशन बनेगी। तो आप 12% के साथ साथ कुछ भी ले सकते हो, 18, 15, 16, 20, 25, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है बेटा? तो हमें क्वेश्चन में 12 दिया हुआ, दूसरा 20 दिया हुआ, तो हमारी मजबूरी हो गई 20 लेना। तो 20% में हमने एक और एनपीवी निकाल लिया। अब हमारे पास दो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए हैं, एनपीवी का एनालिसिस हो चुका है 12% पे। अब हम आईआरआर निकालना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट परसेंटेज टर्म में कितना कमा के दे रहा है हमें, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला समझने के लिए आसान बात क्या है, सिर्फ A% समझो क्या है, बाकी खुद ही पता चल जाएगा। तो A% छोटा वाला डिस्काउंट रेट है, तो छोटा वाला 12% है, तो बड़ा वाला B% हो जाएगा। और A% के साथ एनपीवी जो है वो A है, तो B% के साथ एनपीवी B हो जाएगा। सो A% इज 12%, ये देखो A% 12% आ गई। कैपिटल A इज 24,930 और डिनोमिनेटर में दोबारा 24,930 माइनस 1240 इनटू B% इज 20, A% इज 12। ये हमने बना लिया। जैद समझ आ गई बात? आप कैसे दोबारा बता दें जैद, माइक पे बताना बेटा। जी सर। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगा लिया। बेटा कैलकुलेटर में खुद से कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका, और मुझे चैट पे लिख के देना सब लोग, ये सामने जो आपकी मैंने वैल्यूज इनपुट करी है क्या आंसर आ रहा है। सर अगर वो कहता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 20% है, तब भी हम ए पे 12% रखते। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका छोटा वाला डिस्काउंट रेट 12% है। सो A% इज द स्मॉलर डिस्काउंट रेट, ठीक है बेटा? जी सर। यामीन सही है? अच्छा, अब ये जरा कैलकुलेटर में इसकी इनपुट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, चैट पे लिखना आंसर। सर अगर डिस्काउंट रेट एक ही दिया हो तो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? 0.204। नहीं, चैट पे लिखो, चैट पे लिखो, चैट पे लिखो। क्या कह रहे हो आप बेटा? किसी ने कुछ पूछा था सवाल? सर यामी ने थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि अगर पिछले सवाल में एक ही था डिस्काउंट रेट तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएगा या क्या करेगा?
मैं समझ नहीं आता, वॉइस ग्लिच हो गया। नहीं दोबारा यार, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। दोबारा बोलो बेटा, दोबारा बोलो और आहिस्ता आहिस्ता बोलो। जैसे लास्ट सवाल में 12% दिया हुआ था ना कॉस्ट डिस्काउंट रेट, तो अगर उसमें ठीक है ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें अलग से बताएगा? हाँ हाँ बताएगा बताएगा। 12 और 20% दोनों दे देगा और बताएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है या 20% है, बताएगा आपको। ठीक है ठीक है सर। जी। चलो बेटा इसका आंसर बताओ कैलकुलेट करके, जल्दी से चैट पे लिखना आंसर। आंसर चैट पे लिखना सारे। 5 आंसर्स आ गए हैं। हरीश आदिल गलत आया बेटा आपका, जैद सही है, तैयब, अनुषा, मरियम, हाँ अब सही आया हरीश। मोहम्मद उमर। अच्छा ये जो डेसिमल में आ रहा है ना, अब इसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 20.4% बन जाएगा। ठीक है हरीश, 0.204 आ रहा है ना, अब ये डेसिमल में आ रहा है, मैं आपसे बोलूं इसको परसेंटेज में लिखो तो कैसे लिखोगे, तो 20.4% हो जाएगा। ठीक है लालन, शाबाश, ठीक हो गया, गुड। 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर्स आ गए बेटा एवरीवन। 5 मोर, वेटिंग फॉर 5 मोर आंसर, जल्दी से बेटा, सिंपल कैलकुलेट करना है आपने। सही है, ठीक है यासर। बेटा 2-3 बच्चे रह गए हैं। ठीक है रीच, बाकी बेटा जो 1-2 बच्चे रह गए, अगर आवाज आ रही है तो सिर्फ सिर्फ कैलकुलेट करना है बेटा, ये कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर में वैल्यूज डालनी है आपने, दैट इज इट। अरे बच्चों 1-2 जो रह गए हैं प्लीज क्विकली। ठीक है हानिया, सेट हो गया। बट जिनकी वैल्यूज डेसिमल में आ रही है ना, वो आंसर लिखेंगे 20.4%। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना जरूरी है। या तो ये करेंगे या दूसरा काम ये करेंगे, परसेंटेज का साइन कैलकुलेटर में डालो ही नहीं। अगर आप परसेंटेज का साइन कैलकुलेटर में डालोगे ही नहीं ना, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 20.4। अगर आपने साइन डाला तो आपका आंसर आ रहा है 0.204, सही है वो अपनी जगह। फिर आपको दोबारा मल्टीप्लाई बाय 100 करके आंसर लिखना होगा 20.42%। ठीक है बेटा, अच्छा यानी कि प्रोजेक्ट का जो अपना रेट ऑफ रिटर्न है वो 20.42% है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के अंदर। ठीक है, अब आईआरआर की बेसिस पे कंक्लूजन कैसे देते हैं। अच्छा एक बात और समझ लो कि आईआरआर पहले ये बता दूं मैं, पहले ये वाला पोर्शन बता रहा हूं, ठीक है, फिर ये वाला बाद में बताऊंगा। देखो आईआरआर को आप कंपेयर करोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। आईआरआर कितना आया 20.42%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 12%। सो 100 रुपए लगाओगे तो 20.42% कमाओगे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, और इन्वेस्टर को कितना रिटर्न देना है 12% रिटर्न देना है, तो पीछे हमारे पास पैसे बच जाएंगे ना यार। सो वी आर अर्निंग मोर। एनपीवी की बेस पे क्या था, एनपीवी पॉजिटिव थी, तो हमने ये कंक्लूड कर लिया था कि 12% पे 24,930 एनपीवी पॉजिटिव है, तो हम 12% ज्यादा कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 13, 14, 15, 18, 20, 25% कितना कमा रहे हैं, ये हमें आईआरआर ने जवाब दिया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट का अपना रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20.42%। तो इसको जाहिर है हम सिर्फ देख लेंगे किसके साथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, कि जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, प्रोजेक्ट से हम 20.42% कमा रहे हैं, तो ज्यादा कमा रहे हैं ना, तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होता तो प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर लेते। ठीक है बेटा, ओके। एक बात और समझ लें, आईआरआर के ऊपर ना एनपीवी 0 होता है। देखो भाई 12% के ऊपर भी आपका 24,930 था पॉजिटिव, 20% पर 1240 था, यानी कि अगर है नहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% ही है, यानी कि अगर 20% भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता तब भी आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होता। बहुत थोड़ा प्रॉफिट बच रहा है $1240 का, लेकिन तब भी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होता। इसका मतलब क्या है, 12% से भी ज्यादा कमा रहा है प्रोजेक्ट,
और 20% से भी ज्यादा कमा रहा है, लेकिन आंसर आपको पता है 20% के करीब करीब ही आएगा, 20-21%, 20% से ऊपर होगा, अराउंड 21% आना चाहिए जवाब, क्योंकि 20% में बहुत स्मॉल वैल्यू बच गई है। तो 20.42% आपका जवाब आया। आप 20.42% डिस्काउंट रेट लेके देख लो, आपका एनपीवी 0 बनेगा। क्यों एनपीवी 0 बनेगा? यानी कि जब हम 20.42% पे डिस्काउंटिंग करेंगे तो एनपीवी 0 आया, यानी कि प्रोजेक्ट पूरा पूरा 20.42% ही जनरेट कर रहा है, ना कम ना ज्यादा। तो आईआरआर के ऊपर एनपीवी हमेशा 0 होता है। तो एनपीवी 0 का मतलब क्या है कि जिस रेट पर आपने डिस्काउंटिंग करी है, जिस रेट पर आपने डिस्काउंटिंग करी है वही अर्न हो रहा है पूरा पूरा, ना कम ना ज्यादा। तो प्रोजेक्ट का अपना रेट ऑफ रिटर्न हो गया ना बेटा वो। तो आईआरआर का बेसिक कंक्लूजन ये है कि आईआरआर हैज टू बी ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं है। ठीक है बेटा, जिनको समझ आ गया वो एक चैट पे ओके क्लियर का मैसेज लिखो बेटा, जल्दी से क्विकली, हरी आप। और जिनको नहीं समझ आया कुछ दोबारा पूछना तो बेटा दोबारा पूछो, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज। हरिया बच्चों, क्विकली 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 कीप योर आंसर्स कमिंग। जिसने दोबारा पूछना बेटा दोबारा पूछ लें, लेकिन ओके क्लियर का सबने मैसेज लिखने का समझ आ गया तो बेटा हरी आप क्विक 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 क्विक। ये वाली बात रिपीट कर देगा, मेरा नेट थोड़ा ग्लिच हो गया। ठीक है बेटा। बेटा बाकी लोग भी हरी आप। क्विकली क्विकली, 2-3 बच्चे बाकी हैं बेटा, हरी आप। ऑलराइट जी यासर, कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई आपको? एनपीवी आईआरआर पे एनपीवी 0 होगा या कंक्लूजन वाली बात कि आईआरआर हैज टू बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सर 0 बाकी वो कंक्लूजन तो समझ आ गया ना कि आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। नहीं सर, वो बात ही थोड़ी सी ग्लिच हो गई थी, कट गई थी लेकिन नेट की वजह से। नहीं मतलब ये भी समझ नहीं आया और ये भी समझ नहीं आया। जी जी। अच्छा, पहले पहले ये समझ लो कि आईआरआर क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपका प्रोजेक्ट 20.42% कमा रहा है, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 12% है, तो प्रोजेक्ट आपका ज्यादा कमा रहा है ना, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ठीक प्रोजेक्ट है कम कमा रहा होगा तो रिजेक्ट कर लेंगे, बस ये बात है। ये समझ आ गई? ठीक है सर। सही है। आईआरआर के ऊपर एनपीवी 0 होता है, अब ये समझ लो। देखो भाई 12% पे 24,930 है, यानी कि 12% ज्यादा कमा रहे हो। 20% में भी पॉजिटिव है, यानी कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% होता तो आप 20% से भी ज्यादा कमाते हो। ठीक है। सही। लेकिन 20% में बहुत स्मॉल पॉजिटिव बचा है, सिर्फ 1240। इसका मतलब ये है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न इसके करीब करीब है, 20% के करीब। तो जब आपने आईआरआर का फॉर्मूला लगाया ना, तो आईआरआर का फॉर्मूला का जवाब आया 20.42%। जब आप 20.42% पर जब आप डिस्काउंटिंग करोगे ना, तो एनपीवी 0 बन रहा होगा। अच्छा हाँ हाँ, सही 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 है सर, समझ गया। यानी कि उतना ही कवर किया, ना कम कवर किया ना ज्यादा हाँ कवर किया। सही सही सही, ठीक है। सर ये बात सही है समझ नहीं है बात। आपकी कि एनपीवी 0 क्यों होगी? देखो 20% पे 1240 है ना, इसका मतलब क्या है? 20% से ज्यादा कमा रहे हो। जी सर। तो अब 20% में बहुत स्मॉल पॉजिटिव बचा ना, 1240, हम्म। यानी कि 20% से कुछ करीब करीब ही कमा रहे हो आप। तो आयरा का जब सही। फॉर्मूला लगाया तो आंसर आया 20.42%। अब अगर 20.42% पे आप डिस्काउंटिंग करके देख लो, खुद से घर पे करके देख लेना, जो मैंने डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला बताया ना उससे देख लेना, एनपीवी 0 होगा। अच्छा, सही सही। तो क्योंकि सर जीरो हर एनपीवी का आया। मतलब क्या है? जीरो एनपीवी का हम्म। मतलब क्या है? जिस रेट पे डिस्काउंटिंग करिए पूरा पूरा उतना ही रिकवर हो रहा है। तो सर ये हर बार ऐसा ही होगा सर, ये हर सवाल में? हाँ हाँ, लेकिन ये सही है। आपको तो आपको आपको ये लिखना ही नहीं है कि आईआरआर पे जो है एनपीवी 0 होता है। ये तो मैंने सिर्फ सही है नॉलेज सर। के लिए बात बताई है। जी असल सही है। कंक्लूजन तो ये है आपका, नीचे जो मैंने लिखा। सही है सर। ठीक है बेटा, चलो। एनीबडी एल्स? किसी और ने पूछना बेटा तो वो भी पूछना माइक पे, दोबारा बता दूंगा, कोई मसला नहीं है।
एनीबडी एल्स? ओके, तो आप बेटा इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट लेंगे आप सब, एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका आईआरआर का। 5 4 3 2 1। ओके, अब मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बता दूं। 20.42% पे एनपीवी जीरो तो होगा, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पूरा जीरो नहीं आएगा जवाब, क्योंकि एक तो हमने राउंड किया हुआ है 20.42 को। दूसरा ये कि अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए ना तो इट हैज टू बी। अच्छा पहले एक काम करते हैं, मैंने आपको एक डमी वैल्यूज दे दी है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% पे, एनपीवी 20% है, 22% पे नेगेटिव 10,000 है। तो जरा इसका मुझे आईआरआर निकाल के दिखाओ जल्दी से, खुद से। अभी देखते हैं इसकी, इसका छोटा सा ट्विस्ट है, देखते हैं उसको कौन पकड़ पाता है। चैट पे लिखना आंसर। है 26। नहीं हो सकता, गलत। The 16.67। 19.6 आ रहा है। ऑलराइट जी, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड बच्चों। अगर आपने कोई चैट पे जवाब लिखे होंगे मुझे नजर नहीं आए होंगे, तो बेटा दोबारा लिखिएगा चैट पे आंसर क्या आ रहा है। जी अनुषा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कुछ पूछना था या गलती से हो गया? गलती से हो गया। ऑलराइट, सो आई हैव रिसीव्ड 5 आंसर्स। बेटा अगर किसी ने पहले भी चैट पे लिखा था मेरे पास से हट गया होगा, 6 आंसर्स आ गए मेरे पास, और सारे आंसर सही हैं, शाबाश। लालैन, सर एक यामीन, मिनट जरा सवाल अरीज, जैद, तैयब आलम, सबके आंसर सही हैं। ओके, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। ये है क्वेश्चन।
कीप योर आंसर्स कमिंग बच्चों, जल्दी से 5-6 लोगों ने जवाब दे दिया मुझे। आई वांट एवरीवन टू आंसर, गलत आए सही आए डजंट मैटर, आंसर सबका आना चाहिए। हरी अप क्विकली बच्चों। ठीक है यासिर, आनिया ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, लोड हो गया। 3-4 बच्चे बाकी हैं बेटा। आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, चाहे गलत है बेटा कोई मसला नहीं, क्विकली हरी अप, जल्दी जल्दी चैट के ऊपर क्विकली। $19.67 नहीं भी आ रहा ना बाकी बच्चों का, तो एटलीस्ट लिख के तो बताया ना क्या आंसर आ रहा है, ताकि मैं गलती तो पकड़ूं क्या चीज। अरे बच्चों क्विकली क्विकली क्विकली। अच्छा जिनका नहीं आ रहा ना मैं बताता हूँ उनका क्यों नहीं आ रहा होगा। देखो ये नेगेटिव एनपीवी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तब आएगा 19.67। ये गलती कर रहे होंगे आप लोग। ये 3-4 बच्चों को जवाब नहीं आया। 22% पे बेटा नेगेटिव एनपीवी है 10,000 की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी है ना, तो ए कितना है 20,000, बी इज नेगेटिव 10,000, so A%, B%, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो जब आपने डिनोमिनेटर में ए माइनस बी करना है तो दैट विल बी 20,000 माइनस माइनस 10,000, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए गलत आ रहा है जवाब आप लोगों का। ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि जिनका शुरू में किसी ने 23% या कुछ ऐसे बताया था, देखो बेटा 15% पॉजिटिव है, मतलब 15% से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, 22% में नेगेटिव है यानी कि 22% से कम जनरेट कर रहे हैं रिटर्न, तो हाउ कैन द आंसर बी मोर देन 22%। तो थोड़ा सा सवाल करते हुए ना इसकी लॉजिक्स भी देखा करो। 22% में नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यार 22% से कम रिटर्न, 15% से ज्यादा रिटर्न है और 22% से कम रिटर्न है, तो आंसर आ रहा है 19.67%। ठीक है बेटा, तो वो ये आपका आईआरआर आ गया। ठीक है। अच्छा बाकी बातें जो है ना हम करेंगे इंशाल्लाह। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने का टाइम है, टाइम क्या हो गया अभी है, टाइम है, तो हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सर इसका स्क्रीनशॉट लेने दे। किसका स्क्रीनशॉट? अच्छा अच्छा, ये दूसरे सवाल का इसका जी हाँ लीजिए लीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। अच्छा भाई आईआरआर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है ये पढ़ लेते हैं जरा। So advantage, of course, it measures the actual rate of return on the investment made taking account of the present value. तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर। इट टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑफ कोर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोस रादर देन प्रॉफिट। ये सब चीजें हम देख चुके हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? कैलकुलेशन इज रेयरली प्रिसाइज एज द फॉर्मूलाज अज्यूम अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 पॉइंट्स। थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे ग्राफ को से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस बात को। देखो भाई अगर आप एनपीवी और डिस्काउंट रेट की परसेंटेज की, ये डिस्काउंट रेट्स हैं और ये एनपीवी है, तो वाई एक्सिस पे एनपीवी है और एक्स एक्सिस पे डिस्काउंट रेट है। अगर आप इसकी रिलेशनशिप स्टडी करो ना
तो ये एक कर्व बनेगा ऐसे, जो रेड कलर की लाइन में दिखा हुआ है, ठीक है। तो एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ये आप करके देख सकते हो, क्योंकि वो जो है ना कंपाउंडेड रेट है ना, सिंपल रेट नहीं है कि 100 रुपए पे 10% 110 बना, फिर 10 निकाल लिया, फिर 100 पे फिर 10% फिर 110 बना, ऐसे तो नहीं किया था ना हमने। 100 का 10% 110, फिर 110 का 10% 121, फिर 121 का 10%। तो कंपाउंडिंग हो रही है ना, तो ये इस तरह से कर्व बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगी। अब आपको पता है कर्व की इक्वेशन ठीक ठाक कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इसको आसान करने के लिए हमने ना लाइन की इक्वेशन इस्तेमाल करी कि 2 पॉइंट्स में लीनियर रिलेशनशिप है। अब अगर इसका आंसर आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए ना, तो ये दोनों बिल्कुल जो है ना आपके स्मॉल पॉजिटिव और स्मॉल नेगेटिव एनपीवी हो, तो फिर तो बात बनती है। क्योंकि जब स्मॉल पॉजिटिव और स्मॉल नेगेटिव एनपीवी होंगे ना, फिर आप जब लीनियर रिलेशनशिप अज्यूम करेंगे तो ऑलमोस्ट टेंजेंट टू द कर्व बनेगा, बिल्कुल कर्व के साथ साथ सही लाई करेगा आंसर। लेकिन अगर आपका एक हाई पॉजिटिव हो जाए और हाई नेगेटिव हो जाए, एक डिस्काउंट रेट आप ऐसा ले जिसपे हाई पॉजिटिव आ रहा है और एक डिस्काउंट रेट ऐसा ले जिसपे हाई नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, फिर आप ये देखिए। असल में आपका आईआरआर ये आया, फिर क्योंकि यहाँ पे एनपीवी 0 है ना, मैंने कहा था ना आईआरआर पे एनपीवी 0 है, तो जबकि असल आईआरआर लाई कहां करता है, ये लाई करता है आपका, ये रियल आईआरआर है, जबकि आपका कैलकुलेटेड आईआरआर कितना दूर आया उससे। तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आपको एक स्मॉल पॉजिटिव और स्मॉल नेगेटिव एनपीवी आइडियली होना चाहिए, आइडियली। अच्छा, 2 हाई पॉजिटिव में भी आंसर सही नहीं आएगा। अगर आपने 2 हाई पॉजिटिव वैल्यूज को चूज कर लिया, 2 हाई पॉजिटिव्स को चूज किया, अब आप इसके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप अज्यूम करके लाइन एक्सटेंड कर दो, तो आपका कैलकुलेटेड आईआरआर ये आ रहा है, जबकि आपका असल आईआरआर कहाँ पे है, असल आईआरआर आपका ये है, तब भी आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा। तो आइडियली स्पीकिंग एक स्मॉल पॉजिटिव और स्मॉल नेगेटिव एनपीवी होगा तो एक्यूरेट आंसर आएगा, वरना एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। तो प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि आपने लाइन की इक्वेशन लगा दी कर्व के ऊपर। IRR is unable to cope with changes in the cost of capital. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि IRR अब कॉस्ट, अब देखो ना यहां तो हमने क्या कहा है, एनपीवी के ऊपर ही हम बात कर रहे थे ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब अगर हमारा ईयर टू ईयर चेंज हो रहा है, यहाँ तो हमने कांस्टेंट अज्यूम किया 5 सालों के अंदर 12% था, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ आईआरआर निकालने के लिए दे दिया, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कांस्टेंट होती है ना आपकी, जिस तरह मैंने कहा था 12%, 15%, 18%। और हम कंपेयर भी किसको कर रहे हैं, आईआरआर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ना कि इंटरेस्ट रेट था 6-7% 4 साल पहले, फिर हो गया 12%, अब दोबारा है 7%। अब कर लो कैलकुलेशन इसके ऊपर। अब अगर आपका प्रोजेक्ट का आईआरआर आ रहा होता, पाकिस्तान जैसी कंट्री में आईआरआर आ रहा है 10%, तो 6 साल पहले ये प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल था 6 years अगो, जब इंटरेस्ट रेट आपका 6% पे था। ये 2 साल पहले तक आप लॉसेस में आ गए क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया, फिर आप दोबारा प्रॉफिट में आ गए नाउ। लेकिन अभी भी हम टेक्निकली प्रॉफिट में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए प्रॉफिट में? क्योंकि हमने जो उस वक्त वैल्यूज को एस्टिमेट किया था ना, अब वो कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है डिमांड वगैरह अफेक्टेड हो गई है, तो पूरे एनसीएस वगैरह दोबारा अफेक्टेड होंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलावा और भी वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले 6% थी, फिर 12% हो गई, फिर दोबारा भी 7% है। ये 6 सालों के अंदर 4-5 सालों में ये कहानी हुई है पूरी, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा सारे एनालिसिस का आपके। तो इसीलिए ना इन्वेस्टर को ना स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जितने लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, एक इन्वेस्टर को या बिजनेस पढ़ा है, इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी मांगता है इन्वेस्टर। डॉलर रेट 105 था, 167 हो गया, मजा नहीं आएगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर कभी भी ऐसे मुल्क में काम नहीं करना चाहता, इसीलिए आपके मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। सही है भाई, तो स्टेबिलिटी चाहिए। अब की इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल कीप ऑन चेंजिंग,
अगर आप उसको एस्टिमेट कर भी लो 6, 12, 7% को, तो क्या यार अभी प्रॉफिटेबल है, फिर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, फिर नहीं ये करना ही नहीं है काम यार, ऐसी जगह काम ही नहीं करना है, भाग जाओ। ठीक है, तो ये इशू आ सकता है कि भाई अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग ना, तो फिर आपको आईआरआर के अंदर जरा प्रॉब्लम आएगी, मतलब उसके साथ एनालिसिस करने में। द री इन्वेस्टमेंट इज ओके। हाँ, ये पॉइंट नंबर 3, वही वाला जो कंपाउंडिंग वाली बात थी ना, अपन 19.67% रिटर्न आपका आईआरआर है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए आपने लगाया था तो एक साल के बाद 119.67 हो गया, फिर 119.67 दोबारा 19.67, वही कंपाउंडिंग हो रही है, इसका मतलब है ना। तो आपको पता है कि रिटर्न हर साल वेरी कर जाते हैं, आपने अपने प्रॉफिट्स तो प्लस बैक कर दोगे, लेकिन एक साल का प्रॉफिट का रिटर्न हो सकता है 19.67% हो, अगले साल कोरोना वायरस आ गया, बेड़ा गर्क हो गया आईआरआर का। तो ये तो आईआरआर के थ्रू तो आप ये अज्यूम करें ना कि हर साल आपकी जो प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट हो रहे हैं, 100 रुपए 110 बना, फिर 110 10% से बढ़ के 121 बना, फिर 121 10% से 133.1 बना। इसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए ना कि 10% पे हर साल आपका ग्रोथ हो रही है। तो जो आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, वो दोबारा 10% पे ग्रो हो रहा है, फिर जो री इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दोबारा 10% पे ग्रो हो रहा है। तो ऐसा प्रैक्टिकली प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल रिटर्न वेरी कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, एक्चुअल जो आईआरआर है ना वो आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल आईआरआर आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैं आपको भी बताता हूं। देखो भाई, ये हमने ग्राफ बनाया था ना, अब एक छोटा सा मिनी ग्राफ और बना के दिखाता हूं आपको। ये एनपीवी है, ये आपका डिस्काउंट रेट है परसेंट में, राइट। अच्छा, ये कितने हमने जब भी अभी तक पे बैक से लेके अभी तक जितने भी कुछ काम किया है ना, सबके अंदर आप एक बात नोट करो हमने क्या किया है। ईयर 0 में नेगेटिव पैसे लगाओ और हर साल प्रॉफिट कमाओ। कितना आइडियल सिनारियो है, ऐसा नहीं होता भाई प्रैक्टिकली भी। हो सकता है 3 में जाके दोबारा नेगेटिव में आ जाओ, आप लॉस में चले जाओ, सही है ना। तो इसको हम बोलते हैं, जो हमने काम किया है ना ए लेवल्स के अंदर, आपको तो खैर ऐसे ही आएगा, इसको बोलते हैं वेल बिहेव प्रोजेक्ट। वेल बिहेव प्रोजेक्ट क्या है कि एयर 0 में इन्वेस्टमेंट मांग रहा है और सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है उसके बाद। लेकिन एक्चुअली क्या हो सकता है कि 2, 3, 4 सालों तक प्रॉफिट में गया, फिर 1-2 सालों का लॉस हो गया, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया, इकोनॉमी नीचे आ गई। सिक्लिकल बिजनेसेस भी होते हैं ना, इकोनॉमी के साथ भी लिंक्ड होते हैं। तो हो सकता है कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी नेगेटिव एनसीएफ कभी पॉजिटिव एनसीएफ। तो अगर ऐसा जब प्रैक्टिकली आप बात करेंगे ना, अब आप जब ग्राफ बना के देखोगे इस केस के अंदर, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, आप करके देख लेना। अब ये भी आईआरआर है, ये भी आईआरआर है, ये भी आईआरआर है, बेड़ा गर्क हो गया आईआरआर के एनालिसिस का। तो जब भी आपका अनइवन कैश फ्लोज होंगे ना कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो फिर एक से ज्यादा आईआरआर आएंगे, तो फिर वो आपका आंसर मतलब फिर आप सही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आईआरआर से। तो ये बात है सारी, ठीक है। अब एआरआर रह गया, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटा अगर किसी को कोई सवाल पूछना है दोबारा पूछ लें बिफोर आई एंड द क्लास। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा बिफोर आई एंड द क्लास? ठीक हो गया, 10 सेकंड और देना बेटा, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके, क्योंकि 11 बज चुके हैं, तो ठीक है, यू आर फ्री टू गो। ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, गुड हो गया। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।